दोस्तों नमस्कार। मैं अमरीश कुमार शर्मा फ्रॉम मुंबई आप सबका इस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के शाम के सेशन में स्वागत करता हूं। क्या हम सभी तैयार हैं? अभी हम लोग गाना सुन रहे थे, एक बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग है पटनी जी का, मैं तैयार हूं। क्या हम सभी तैयार हैं? जस्ट राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स, क्योंकि आज जो सूचना मिलने वाली है वह बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोगों ने जितने भी इष्ट मित्रों को इसके लिए आमंत्रित कर रखा है, आह्वान कर रखा है, उनको एक बार जरूर रिमाइंड करा दें, क्योंकि एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज जिस विषय पे चर्चा होने वाला है वो मुद्दा देश से जुड़ा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि देश से जुड़ा हुआ कैसा मुद्दा है? दोस्तों हमेशा ना हर एक जगह आजकल चल रहा है, दुनिया में कौन ऐसी चीज है जो एक बार बढ़ जाती है तो कम नहीं होती? कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कौन सी चीज है जो बढ़ती है कम नहीं होती है? यस, मैं तैयार हूं। ग्रेट। नवीर हुसैन जी, थैंक यू सो मच। पंचम सिंह जी, ग्रेट, रेडी। कौन सी ऐसी चीजें हैं सर जो बढ़ती है तो कम नहीं होती है? पॉपुलेशन बढ़ती है तो कम नहीं होती है सर। वर्ल्ड वार के बाद कम हो गई थी, कोरोना भी बहुत कुछ कम करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। महंगाई, हाइट, हाँ हाइट बढ़ती है तो कम नहीं होती, जवानी के बाद लोग बुढ़ापे में रिड्यूस होने लगते हैं। मोटापा, वेरी गुड सर, मैं इसी बात को कहने वाला हूं आपको। महंगाई और मोटापा एक ऐसी चीज है जब एक बार बढ़ जाती है तो कम नहीं होती है। आप देखते होंगे हमेशा बात ये होती है, लेकिन जब महंगाई बढ़ती है ना तो रैलियां निकलती हैं, लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, धारणा देते हैं, पुरस्कार लौटाने लग जाते हैं। महंगाई बढ़ गई, क्योंकि हमको किसी और को ब्लेम करने के लिए हमारे पास पॉइंट होता है, हम किसी और को ब्लेम कर सकते हैं। तो क्या जिसके लिए आप खुद को ब्लेम कर सकते हैं उस पर कभी विचार किया है? यस दोस्तों, हम बात मोटापा की कर रहे हैं। एक ऐसी समृद्धि जिसके पूरे कारण आप हैं। आप चाहे तो उसको रोक सकते हैं, लेकिन जब आप बढ़ा रहे होते हैं ना, कहीं धारणा प्रदर्शन नहीं होता। दोस्तों आज उसी को कम करने की बात करने के लिए हम लोगों के बीच में उपस्थित होने वाले हैं डॉक्टर राजेश सिंह सर। वो आपको बताने वाले हैं कैसे उस महंगाई को, यानी उस मोटापा को आप कम कर सकते हैं जो लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल लगता है। लोग सोचना बंद कर देते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, कमर कमरा बन गया होता है। यस दोस्तों, हम सबके बीच, हम सबके चहेते, सबके सबसे प्रेम करने वाले, सबको गाइड करने वाले, हम सबके कोच डॉक्टर राजेश सिंह सर उपस्थित है सेशन में। सर स्वागत करता हूं आपका, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू सो मच। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबका स्वागत है इस इवनिंग के सेशन में। और आज हम लोग इस सेशन को एक मेगा सेशन बनाने वाले हैं, जैसा कि मैंने इंटीमेशन आपको दिया हुआ है। ये 90 मिनट का एक मेगा सेशन करेंगे, बिकॉज मैं जो सब्जेक्ट आपके साथ आज बताने वाला हूँ, जो डिस्कस करने वाला हूँ, वो थोड़ा लंबा है, काफी रोचक होगा, काफी फायदेमंद होगा, काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसको लंबा करेंगे क्योंकि उतनी जल्दी वो कवर नहीं होगा और 2 टुकड़े में करने से उसका चार्म खत्म हो जाएगा। मैं इसको पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, आपसे आधा मिनट की गैप चाहता हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ये स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रहा है मेरा? यस सर, यस सर। ग्रेट। सो मैं सबको एनआईसी की तरफ से फॉर्मली वेलकम करता हूं। आपका एक चैट अपने सामने रख लेता हूं पहले, देन आई विल स्टार्ट। यस। सो आज का जो सब्जेक्ट, जैसा अमरीश सर बता रहे थे, हमने लिया है कि कैसे करें अपना वेट मैनेजमेंट। मोटापा, वजन कम करना, वेट लॉस, ये एक सब्जेक्ट है। और दूसरा शब्द है वेट मैनेजमेंट। इसमें भी बात वही हो रही है, लेकिन इसका कुछ अलग मतलब है। इसका 2 तरीके से मतलब है। पहला मतलब है कि यदि आपका वजन कम है तो बढ़ाना है, यदि बढ़ा है तो घटाना है। लेकिन एक दूसरी और बात है कि ये वेट मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि जब तक जिंदा रहेंगे रेस्ट ऑफ योर लाइफ, इसको मेंटेन रखना है, मतलब मैनेज करके रखना है, बढ़ने नहीं देना है, घटने नहीं देना है। तो इसको कहेंगे वेट मैनेजमेंट। तो वेट मैनेजमेंट करने के प्रभावी तरीके क्या हो सकते हैं, ये जानने के लिए ये सेशन है। और इस सेशन में हमारा जो तरीका होता है हम उस तरीके से जाएंगे। हम पहले ये जानेंगे कि क्यों, वाई पे ज्यादा जोर देंगे, वाई को बड़ा करेंगे, बिकॉज बिगर इज योर वाई द इजियर विल बी योर हाउ।
हाउ मतलब कैसे कम करना है, कैसे मैनेज करना है वेट को, ये तो हाउ है। लेकिन इसके पहले यदि वाई बहुत बड़ा हुआ कि क्यों मैनेज करना है, क्यों कितना बड़ा खतरा है, क्यों बढ़ता है ये समृद्धि, पेट में निकली तो सही लेकिन क्यों निकली, किन बातों से निकलती है, क्यों बढ़ती है, यदि ये सब कुछ पता चल गया तो हाउ विल बी वेरी इजियर, यानी आप उसको आराम से कम कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो उस तरीके की बात करते हैं। पहले मैं सबसे पहला एक स्लाइड रखता हूं और इसमें जानना चाहता हूं आप लोगों से कि आप इसमें से कौन से वाले हैं, विच कलर यू आर। यहाँ पे हमने अलग अलग कलर के शैडो रखे हैं। पहला वाला जो है नीले कलर का वो अंडरवेट है व्यक्ति, ग्रीन कलर वाला नॉर्मल वेट है, उसको हेल्दी वेट कहेंगे, नॉर्मल वेट। जो पीला कलर का आदमी है, येलो कलर, वो जो है ओवरवेट है, वो हम आप में से है जिसको कि ये लगता है हमेशा कि मैं तो एकदम परफेक्ट हूं, ना मेरा वेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ओवरवेट है। तो पीला वाला है वो व्यक्ति, और वो पूरा समझता रहता है कि मैं एकदम परफेक्ट हूं, और उसी भ्रम में उसका पूरा कहानी बिगड़ जाता है। और उसके बाद ये जो पीच कलर का आदमी दिख रहा है वो जो है वो ओबेस है, और जो रेड कलर का आदमी है वो जो है एक्सट्रीमली ओबेस है, एक्सट्रीमली ओबेस। इस तरीके का ये कलर कोड हुआ। इस पे हम और भी चर्चा करेंगे और हम जानेंगे, आप सब लोगों ने अपना अपना रिस्पॉन्स लिखा है, हम जानेंगे कि कैसे है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं ये इतने तरह के आदमी इसी कंट्री में पाए जाते हैं। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे अंडरवेट पॉपुलेशन की संख्या ह्यूज है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अंडरवेट पीपल आर इन इंडिया, ये आंकड़ा है कंट्री का। एक और आंकड़ा है कि वर्ल्ड में मोटापा सबसे ज्यादा जहां पे तेजी से फैल रहा है वो कंट्री का नाम भी इंडिया ही है। तो इंडिया में दो कंट्री हो गए, इंडिया में दो कंट्री हो गए। एक कंट्री है अर्बन इंडिया और एक कंट्री है रूरल इंडिया। जो अर्बन इंडिया है वो जो है या तो ओवरवेट है या ओबेस है, और जो रूरल इंडिया है दूसरा वाला कंट्री अपना, वो जो है या तो वो नॉर्मल वेट है, इक्का दुक्का लोग ओवरवेट हो रहे हैं और बाकी जो है अंडरवेट चल रहे हैं। क्या चक्कर है यहाँ पे उस पे भी समझेंगे, कैलोरी बर्न सारी कुछ समझेंगे। पहले हम कंट्री की सिचुएशन को समझते हैं। सिचुएशन इन इंडिया का क्या है, क्यों मैं कंट्री का स्लाइड आपके सामने रखना चाहता हूं, बिकॉज अमरीश सर ने भी कहा कि ये देश की समस्या है। तो देश की समस्या को जरा दूसरे एंगल से समझते हैं। आधी पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन ऑफ अर्बन इंडिया, मैंने दो कंट्री बताई, इंडिया में दो कंट्री, अर्बन इंडिया, रूरल इंडिया, शहरी भारत, ग्रामीण भारत। तो ग्रामीण भारत को अभी अलग रखिए, शहरी भारत का जिसको विकसित कह रहे हैं, अर्बन इंडिया का आधा पॉपुलेशन, 1/2 पॉपुलेशन ओबेस है, ओवरवेट नहीं है, ओबेस है। और अर्बन इंडिया का 3/4 मतलब 73% ऑलमोस्ट 3/4 भाग ओवरवेट है। तो आप समझिए कि वो जो मैंने पीला वाला आदमी बताया था, पहला वाला आदमी, उसको छोड़ दीजिए, हरे वाले आदमी जो नॉर्मल वेट की बात कर रहे हैं वो सिर्फ जो है कितने हैं, कितना कैलकुलेशन आता है, 100 - 73, 27% जो है वो सिर्फ नॉर्मल वेट है। 27% ओनली पूरे अर्बन इंडिया की बात कर रहा हूं, केवल 27% लोग नॉर्मल वेट हैं, बाकी ओवरवेट हैं या ओबेस हैं अर्बन इंडिया में। ये आंकड़ा आपके सामने है। और सबसे ज्यादा जो रिस्क का टाइम होता है वो क्या टाइम है, 28 साल से लेके 38 साल तक। 28 साल 28 ईयर्स टू 38 ईयर्स, पूरी कहानी इतने में ही हो जाती है जो होना है। आप देखिएगा आपके पतलून की साइज, पैंट की साइज कब 30 से 32, 32 से 34, 34 से 36, 38 हो गई है, आपको पता नहीं चलता। ये जो भी होता है वो इसी पीरियड में होता है, 28 से 38 के बीच में। 28 से 38 के बीच में ही पूरी कहानी होती है। कुछ लोगों की बहुत पहले भी हो सकती है, आजकल चाइल्ड ओबेसिटी हो रही है, स्कूल में ओबेसिटी हो रही है, कॉलेज का बच्चा को ओबेसिटी हो रही है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन जनरली 28 से 38 के बीच में ये जो है वेट गेन होता है, मेन हो या वुमेन हो, किसी भी महिला का देख लीजिए, जो वेट गेन होगा वो 28 से 38 के बीच में होगा। और उसके बाद रिवर्स करना एक टेढ़ी खीर है और ये वहीं के वहीं गोल गोल घूम जाता है। लेकिन मैं रिवर्स करने के नुस्खे बताने वाला हूं आज। बट
अपना तरीका क्या है, हम सेशन में हमेशा क्या किया है हर बार कि हम लोग पहले कहते हैं कि द बिगर इज योर व्हाई, द इजियर विल बी योर हाउ। तो पहले व्हाई पे हम चर्चा करेंगे और इस पे मैं आपसे एक संलग्न जो है 20-25 मिनट लेना चाहता हूं इस पूरे टॉपिक पे, जिसमें कि मैं आपको व्हाई पे चर्चा करूंगा। मैं आपको थोड़े से कारणों के अंदर ले जाऊंगा, किस रीजन से होता है उसकी बात करूंगा और क्या क्या नुस्खे नहीं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं। हम लोग नुस्खे की बात ना करके आज स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, रणनीति की बात करेंगे। स्ट्रैटेजी मतलब रणनीति, ये एक रण है और इसकी नीति बनानी पड़ेगी, रणनीति से चलना पड़ेगा कि क्या स्ट्रैटेजी है हमारे पास टू मेंटेन द वेट, टू ब्रिंग द वेट डाउन। वेट को कम करना एक टास्क है, एक चुनौती है, एक चैलेंज है, उसको उस तरीके से लीजिए और उसको कैसे कम करके लाना है, ये एक चैलेंज है। चैलेंज नंबर 1। एक और चैलेंज है, चैलेंज नंबर 2 इज कि यदि आपका नॉर्मल वेट है तो पूरी जिंदगी ताउम्र जब तक आप जिंदा हैं फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ उसको मेंटेन करके कैसे आप रखेंगे, ये जो है चैलेंज नंबर 2 है। अब यदि आपका ज्यादा है और आप कम करने की बात कर रहे हैं तो कम तो कर लिया, चलो आपका कम हो गया 4 महीने में, 3 महीने में, आप आ गए अपने टारगेट वेट पे। तो उसके बाद बाउंस बैक पॉसिबल कराना है क्या, और बाउंस बैक लेना है क्या, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको ऐसा चैलेंज लेना पड़ेगा कि कम तो कर लूंगा, उसके बाद मेंटेन भी करूंगा, कम भी करूंगा, मेंटेन भी करूंगा। तो मैं आज आपको जो नुस्खा बताने वाला हूं वो कम भी करूंगा, मेंटेन भी करूंगा वाला नुस्खा होगा और आप उसको पूरी तरीके से समझ पाएंगे। क्या आप तैयार हैं? कैन आई गेट सम रेडी इन द चैट बॉक्स? शैल वी स्टार्ट? सुपर, अमेजिंग एनर्जी, आई एम लविंग इट। अब चलते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो ओबेस लोग हैं, ये जो ओवरवेट लोग हैं, उनका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लिपिड प्रोफाइल का है, कोलेस्ट्रॉल का है, कार्डियक का है, सीवीडी का है, ब्लड प्रेशर का है। उनका जो लिपिड प्रोफाइल है, कार्डियक हेल्थ है, उसमें प्रॉब्लम होने वाला है, ऑलरेडी चल रहा है, उनको मालूम नहीं है, वो एडवांस स्टेज में जा रहा है। तो सबसे पहला चीज जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था, लिपिड प्रोफाइल पे चर्चा की थी। तो आपको फिर से एक कहूंगा कि कोलेस्ट्रॉल, कीप योर लिपिड कोलेस्ट्रॉल इन चेक। यदि आपका वजन ज्यादा है तो, यदि आप ओवरवेट हैं तो कीप योर लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल इन चेक, पहली बात। दूसरी चीज, अब शुरू हो जाते हैं हम बेसिक्स से। जिनको मालूम है उनको भी मैं रिपीट कराऊंगा, जिनको नहीं मालूम है वो पहली बात में समझें कि ओबेसिटी क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। क्यों मैंने कहा कि एक जो हमारा व्यक्ति था जो ओवरवेट वाला, पीला वाला, वो कहता है कि नहीं मैं परफेक्ट हूं, मेरे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वहीं पे प्रॉब्लम है। पहले समझना है कि ओबेसिटी है कहां, किसको ओबेसिटी कहेंगे। ओबेसिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। खाली भारत की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड का एक बड़े से बड़ा प्रॉब्लम आज ओबेसिटी है, वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। ओबेसिटी जो है वो आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम से कनेक्टेड है, आपकी जो चयापचय प्रक्रिया है उससे कनेक्टेड है, और यही कारण है कि यह सारी बीमारियों का जड़ है। ये इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये सारी बीमारियों का जड़ है। क्यों जड़ है? क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम से कनेक्टेड है। हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, डायबिटीज, पुअर लिपिड प्रोफाइल, आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यू नेम द डिजीज, वो मोटापे से निकलता है, वहीं से आता है, वहीं को जाता है। रूट कॉज वहां पे है। और कहीं आपके पेट पे समृद्धि आई हुई है, कहीं वहां पे थोड़ी समृद्धि आ गई है, तो समझ लीजिए कि वो सबसे ज्यादा खतरनाक समृद्धि है, क्योंकि वो जो है सबसे ज्यादा तेजी से इन कामों को करता है। तो पहले हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले, ईटिंग टू मच एंड मूविंग टू लिटिल इज अ प्रॉब्लम। ईटिंग टू मच, हम बहुत ज्यादा खाएं और हिलडुल कम करें, चल फिर कम करें, घूम फिर कम करें। मूविंग लिटिल मतलब घूम फिर, हिलडुल। हिलडुल इसलिए वर्ड यूज किया कि बहुत लोग हिलते डुलते भी नहीं है। पहले तो एक फोन होता था कि फोन की घंटी बजी, जब मुझे याद है मैं बचपन में था तो पिताजी की फोन की घंटी बजती थी तो उठ के जाना पड़ता था उस रूम में, ड्राइंग रूम में जहां फोन रखा हुआ है। अभी तो फोन की घंटी बजी तो कहीं जाना नहीं पड़ता, इधर ही जेब में से निकाल के इधर लगा लेते हैं। और कभी कभी तो आजकल वो कान में ही लगा रहता है, तो टुक से दबा लेते हैं, फोन कहीं भी पड़ा हुआ है तो वहीं पे ब्लूटूथ पे ही बात हो जाती है। एसी को कम ज्यादा करना है तो इधर ही से दबा दिया, आजकल तो पंखा में भी रिमोट आ गया। तो आपको क्या है कि हिल डुल बिल्कुल नहीं हो रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों का, ऑन एवरेज। तो ओबेसिटी जनरली जो है वो ईटिंग टू मच एंड मूविंग टू लिटिल से कॉज होता है। मेन कारण पे आते हैं कि हम लिटिल चल फिर रहे हैं और खा ज्यादा रहे हैं। खा ज्यादा रहे हैं मतलब थाली भर के खाना जरूरी नहीं है,
कैलोरी कितना ले रहे हैं वो जरूरी है। हम कैलोरी कितना ले रहे हैं, हो सकता है हम इतना ही खाएं, लेकिन कैलोरी कितना लिया, हो सकता है हम इतना ही एक ही कोल्ड ड्रिंक पी लिया छोटा सा, एक 200 ml का, कैलोरी कितना लिया कैलकुलेट कीजिए। बट डू नॉट जस्ट टेक इट दैट सिंपल। लुक एट दिस थिंग कि हम लोग और क्या क्या करते हैं। हम जो है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, कैलोरी कंज्यूम करते हैं, फैट लेते हैं, शुगर लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, बट उसको बर्न ऑफ नहीं करते। If you do not burn off the energy through exercise or physical activity, तो क्या होगा? जब आप बर्न नहीं करेंगे, केवल अर्न करेंगे, तो क्या होगा? सरप्लस एनर्जी बनेगी, ज्यादा बिजली का उत्पादन होगा और खर्चा नहीं होगा, तो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और आप समझिए कि उस एग्जांपल को आप इस तरीके से लीजिए। फिक्स डिपॉजिट आप बैंक में करते हैं, पैसा वहां जमा हो जाता है। क्या होता है नॉर्मली? एक एग्जांपल लीजिए कि मैं एक मजदूर हूं या कोई काम करने वाला आदमी हूं। मैं जो है मान लीजिए कि 500 रुपया का आमदनी लेके आता हूं। 500 रुपया मेरे जेब में आता है और मैं 500 रुपया जेब में से खर्चा करता हूं मेरा घर में। मेरा दिन का खर्चा समझ लीजिए कि 200 रुपया है, तो 300 रुपया मेरा बच गया। दूसरे दिन खर्चा 100 रुपया ही था, लेकिन 500 आया था, फिर खर्चा बच गया, फिर बच गया, तो 300 400 300 400 बचते गए। अब मेरे जेब में इतने पैसे हो गए, 300 400 बच गए। क्या करेंगे आप? इस पैसे को निकाल के अलमीरा के ड्रॉर में रख देंगे, क्योंकि जेब में ज्यादा हो गया अभी, तो अलमीरा के ड्रॉर में रख दिया। अब अलमीरा में भी ज्यादा जमा हो गया, तो क्या करेंगे आप ले जाके बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। ये वही फिक्स डिपॉजिट है जो ये भाई साहब हाथ से पकड़े हुए हैं, जिसको लव हैंडल कहते हैं। ये जो फिक्स डिपॉजिट यहाँ वहां हमारे हो रहे हैं, ये सब ये फिक्स डिपॉजिट वही फिक्स डिपॉजिट है जो ये फिक्स डिपॉजिट हम पैसे वाले कर रहे हैं। कहने का मतलब कि आपने वो कैलोरी लिया और कैलोरी खर्चा नहीं हुआ, कैलोरी अर्न हुआ, बर्न नहीं हुआ। जब बर्न नहीं हुआ तो एक दिन बर्न नहीं हुआ, 2 दिन बर्न नहीं हुआ, जमा हुआ, थोड़ा ज्यादा जमा हो गया, तो उसको फिक्स डिपॉजिट कर दिया। सही है? टाइप यस यदि आपको लगता है सही है तो ये फिक्स डिपॉजिट आपका जमा होने लग गया और यही फिक्स डिपॉजिट धीरे धीरे जमा हो रहा है। तो सबसे पहले तो इस बात पे जाना पड़ेगा कि ये फिक्स डिपॉजिट आप जमा कर रहे हैं क्या, और जमा नहीं हो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या क्या आपको करना चाहिए, हम उसके बाद पे आते हैं। तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट तो ये ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा फिक्स डिपॉजिट है। अब थोड़ा फिक्स डिपॉजिट के अंदर जाके देखते हैं कि वो किस तरीके का चीज जमता है। फैट के 2 टाइप हैं, एक टाइप को कहेंगे सबक्यूटेनियस फैट और दूसरा टाइप कहेंगे वाइसरल फैट। सबक्यूटेनियस फैट फिर भी एक तरीके से संभलने वाली फैट होगी। जो वाइसरल फैट है, जो विसरा में पाया जाने वाला फैट है, वो लेयर फैट सबसे खतरनाक फैट है और ये है आपका वाइसरल फैट। जितना भी आप ये पीला पीला देख रहे हैं, ये सब वाइसरल फैट है, इसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। ये वाइसरल फैट है। वाइसरल फैट एक्सट्रीमली हार्मफुल फैट, मैंने आपको लिपिड प्रोफाइल में भी बताया था। क्यों ये हार्मफुल है? क्योंकि ये जो है हायर रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर से डायरेक्टली लिंक्ड है, ये टाइप 2 डायबिटीज से डायरेक्टली लिंक्ड है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायरेक्टली लिंक्ड है, ये हार्ट डिजीज से, आपके स्ट्रोक से, अल्जाइमर डिजीज से और बहुत सारे वैरायटी के कैंसर से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऐसे 10-12 वैरायटी के कैंसर हैं जिससे वाइसरल फैट सीधा सीधा कनेक्टेड है। वाइसरल फैट है वो कैंसर होगा, वाइसरल फैट है वो वाला कैंसर होगा, एकदम तय है। आपका टाइप 2 डायबिटीज होगा, तय है। ये वाइसरल फैट इतना खतरनाक है। यदि आपके पेट में समृद्धि है, आपने कहीं 2 महीना 4 महीने वाला गर्भ धारण किया हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि क्यों वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो वाइसरल फैट है। आपका यहाँ लव हैंडल बन गया, वो क्यों खतरनाक है? क्योंकि वो वाइसरल फैट है। वो ज्यादा खाने से नहीं हुआ है, वो अर्न ज्यादा हुआ है, बर्न कम हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, फिक्स डिपॉजिट हुआ है, वो उस तरीके से हुआ है। So, if you are overweight or obese, these diseases, जितने की नाम मैंने लिए, डायबिटीज, टाइप 2, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्ट डिजीज, अल्जाइमर, स्ट्रोक, जितने भी नाम लिए और वैरायटी ऑफ कैंसर्स, ये सब ऑन द वे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। यदि आप ओवरवेट हैं तो इतना खतरनाक बात है। बट पीपल टेक इट लाइटली, हम भी लाइटली लेते हैं, आप भी लाइटली लेते हैं, सब लाइटली लेते हैं, एंड वी डू नॉट एक्ट ऑन टाइम। हियर माय वर्ड, मैं बोल रहा हूं वी डू नॉट एक्ट ऑन टाइम इन इनवर्टेड कॉमा। वी डू नॉट एक्ट, मैंने ये लाइन बोला ही नहीं। हम यहीं पे सोचते रहते हैं कि नहीं मैं एक्ट तो करता हूं, मैं सीरियस तो हूं,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना हेल्थ सेंट्रिक हैं, कितना सीरियस हैं. आर यू एक्टिंग ऑन टाइम और यू आर एक्टिंग आफ्टर इट इज टू लेट? सो यू हैव टू एक्ट बिफोर इट इज टू लेट. इट इज ऑलरेडी गेटिंग टू लेट. तो एक्ट करना है तो समय पे एक्ट करना पड़ेगा, या एक्ट करने का कोई फायदा नहीं. तो उस तरीके की बात अपने को समझनी पड़ेगी. आपका जो बेली फैट है, तोंद जिसको कहते हैं, वो पूरा का पूरा विसरल फैट है, जिसको समृद्धि आप कह सकते हैं कि बहुत लोगों को समृद्धि आ जाती है. ये जो है हिडन फैट कहा जाता है. विसरल फैट को हम हिडन फैट कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये फैट जो है डीप इनसाइड आपके बॉडी में स्टोर किया जाता है. डीप इनसाइड आप देख रहे हैं यहाँ पे, डीप इनसाइड है ये ऊपर के लेयर पे नहीं है. और ये बिग डेंजर और खतरा है आपके हेल्थ पे. तो ये एक बात हुई. अब समझते हैं एक और दूसरा टॉपिक कि कैसे हम समझें कि आपको कैलोरी की कितनी रिक्वायरमेंट है. आपने ज्यादा तो लिया, तो कैसे हम समझें कि 500 रुपया इनकम आया और खर्चा तो 200 ही रुपया था. तो कैसे समझें कि खर्चा कितना रुपया था? खर्चा कितना रुपया था ये हम कैसे समझें? तो खर्चा समझने के लिए आपकी एक बीएमआर है. खर्चा यदि आपने समझ लिया तो आप अर्न वर्सेस बर्न को अच्छी से समझ पाएंगे. ये जो महिला दौड़ रही है, लड़की जो दौड़ रही है, वो क्या कर रही है? कैलोरी आउट कर रही है. और ये जो पिज्जा और पास्ता और केक और ड्रिंक रखा हुआ है, वो कैलोरी इन है. आप कैलोरी इन कर रहे हैं और कैलोरी आउट कर रहे हैं. इसको सामंजस्य में रखेंगे, बराबर रखेंगे, फाइन है. अदरवाइज थोड़ा सा कम ही करें. मतलब कैलोरी लें, उससे थोड़ा ज्यादा बर्न करें, लें थोड़ा ज्यादा बर्न करें. तो कितना लें और कितना बर्न करें, आपको कितने कैलोरी की जरूरत है, इसको पता करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड बीएमआर, बसल मेटाबॉलिक रेट. ये बीएमआर आप पता कर सकते हैं. आपके जिम्स में भी होता है. हमारे वेलनेस एडवाइजर नेक्स्ट मनी के आपका बीएमआर पता करके बता सकते हैं. तो बीएमआर जो है आप पता कर लें. बीएमआर आपको ये बता देगा कि आपको कितने कैलोरी की लिमिट रखनी है. आपकी इतनी कैलोरी की है बात. उस कैलोरी से ज्यादा होएगा तो फिक्स डिपॉजिट होएगा, उस कैलोरी से ज्यादा होएगा तो फिक्स डिपॉजिट होएगा. तो पहले बीएमआर पता कर ले और एक्चुअली कैलोरी कितने की जरूरत है उसकी बात करें. फिर से हम इस इमेज पे आते हैं जहां पे थे. आप सब लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप कहां पे हैं. 18.5 वाला जो अंडरवेट है, नीला वाला आदमी, वो कोई भी नहीं है आज की डेट में. जो है उसकी सेशन अलग से हम बात करेंगे, वो टॉपिक अलग है. हम आज जो बात कर रहे हैं वो वेट ओबेसिटी की बात कर रहे हैं. तो अब आते हैं 18.5 के ऊपर वाले की. ये जो लोग हैं, इसको पता करने का क्या तरीका है? आप कैसे पता करें कि आप ओबेस हैं, कि ओवरवेट हैं, कि नॉर्मल है? क्योंकि जो एक्सट्रीमली ओबेस है वो तो पता चल गया कि भाई वो एकदम जो है वो 120 किलो का आदमी, 110 किलो का आदमी है, वो हो गया. लेकिन बाकी लोग कैसे पता करें? तो बाकी लोगों के पता करने के लिए दो चीज लगेगी. एक लगेगी आपकी हाइट, आपकी हाइट कितनी है, कद कितना ऊंचा है, और एक लगेगी आपका वजन कितना है. दोनों ही आपको मालूम है. दीवार के सामने खड़ा होकर टेप से भी नाप सकते हैं कि कद कितना है. और जो लोग बड़े हो गए हैं, स्कूल पास कर गए हैं, उनको तो कद मालूम है, क्योंकि 25 बार फार्म में कद भरा हुआ है कि इतना आपकी हाइट है. तो वो कद की बात हो गई. और वजन, आपके घर में वजन होता है, आप वजन चेक कर लीजिए कि वजन कितना है. जब वजन आपका मालूम है और आपका कद मालूम है, तो आप एक चीज निकाल पाएंगे जिसको कहेंगे बीएमआई. बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स. तो आपका जो बीएमआई है वो यदि 25 से नीचे है, 25 एंड बिलो, तो आप परफेक्ट हैं, फाइन है. आप ये हरा वाला आदमी है, एकदम परफेक्ट है. यदि बीएमआई 25 से ज्यादा है और 30 से कम है, 25 से ज्यादा है और 30 से कम है, 25 एंड अबव एंड 30 एंड बिलो, तो आप कौन हैं? आप ओवरवेट हैं. और यदि आप 30 से अबव हैं, 30 से ज्यादा है आपका बीएमआई, तो आप ओबेस हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि फॉर्मूला शेयर करें. कुछ फॉर्मूला शेयर करने की जरूरत ही नहीं है सर. आपको रंजन साहब, आपको क्या करना है? आपको गूगल में जाना है, आपको ढूंढना है बीएमआई कैलकुलेटर. दुनिया भर की बीएमआई कैलकुलेटर मिलेगी आपको. जो है वहां पे आपका वजन डालना है और आपका हाइट डालना है और आपका बीएमआर वही निकल जाएगा. ज्यादा से ज्यादा मेल फीमेल सेलेक्ट करना पड़ेगा. और बहुत जल्द आपके नेक्स्ट मनी के अंदर भी ये पूरा का पूरा सब कैलकुलेशन रहेगा. बटन दबा के अपना वहीं पे चेक करेंगे, ऐप के अंदर ही ये सारा कुछ आ रहा है बहुत तेजी से आपके पास. तो बात करते हैं कि बहुत क्लैरिटी के साथ आपकी बीएमआई कितनी है से आप पता कर लेंगे कि आप इसमें से कौन वाले हैं. वो आप पता कर लीजिए. अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कारण क्या क्या है. सबसे पहले रीजन की बात करते हैं. रीजन फॉर ओबेसिटी. रीजन फॉर ओबेसिटी में सबसे पहले तो मैंने एक तस्वीर रख दी
और इस तस्वीर के बाद मुझे कुछ बोलने की जरूरत शायद नहीं है। ये है, आप बताइए, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये तस्वीर सब कुछ कहता है, क्योंकि खाना भी रखा हुआ है, आदमी भी बैठा हुआ है और आराम से चल रहा है। ये सिचुएशन यदि आप देखेंगे तो कमोबेश, कहीं थोड़ा ज्यादा कहीं थोड़ा कम, बीएमआर जो है बसल मेटाबॉलिक रेट होता है। तो अब जो है कमोबेश ये किस तरीके की बात है कि ये हर लोगों में पाई जाती है। कोई बहुत ज्यादा सेडेंटरी है, कोई बहुत थोड़ा कम सेडेंटरी है, बट थोड़ा मोड़ा सब लोग सेडेंटरी है। तो इसकी बात कर लिया। अब जो है एक समझते हैं कारणों को। सबसे पहला कारण, रीजन जो है ओबेसिटी का, वो है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब आपके जीन में है, आपकी अनुवांशिक तरीके से ये मोटापा चली आ रही है। आपके दादाजी मोटे थे, आपके पिताजी मोटे थे, आपके फैमिली में या फिर मैटरनल साइड में कहीं ना कहीं किसी का कोई ओबेस था, तो ये जीन में है, ये जो है जेनेटिक है, ऐसा संभव है। तो पहला एक बात कीजिए। बट जेनेटिक भी है तो बहुत लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और जेनेटिक नहीं है तो भी आप ओबेस हो सकते हैं। तो इसलिए साइंस कहता है कि जेनेटिक होना एक कारण तो है, लेकिन यही अंत नहीं है। जेनेटिक हो के भी आप परफेक्ट हो सकते हैं, और जेनेटिक नहीं हो के भी आप पूरा ओबेस हो सकते हैं। तो मेरा इशारा ये है कि जेनेटिक एक कारण है, इतना मान के चलें, लेकिन जेनेटिक अंत नहीं है। उसके बाद एक और कारण बताता हूं, और वो कारण है डाइट। आप क्या खाते हैं? प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जो भी कुछ आप खाते हैं आज की डेट में, वो सब कुछ प्रोसेस्ड है या रिफाइंड है, फास्ट फूड है। आपके घर में भी जो सामान है वो रेडी टू ईट है, रेडी टू कुक है, रेडी टू मिक्स है। ज्यादा से ज्यादा सामान रिफाइंड है। आपका ब्रेकफास्ट सीरियल तक रिफाइंड है, प्रोसेस्ड है। हर चीज प्रोसेस 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 है। अक्खा अनाज नहीं है, अक्खा खाना नहीं है, सबूत कोई चीज नहीं है। आप फ्रूट का जूस भी ले रहे हैं तो प्रोसेस्ड ले रहे हैं। आप ऑयल ले रहे हैं तो वो भी डबल रिफाइंड ले रहे हैं, ट्रिपल रिफाइंड ले रहे हैं। तेल तक रिफाइंड है। आप जो खा रहे हैं वो सब कुछ कहीं ना कहीं रिफाइंड फ्लोर से बना हुआ है। रिफाइंड फ्लोर मतलब क्या होता है? मैदा, जिसका दूसरा अर्थ होता है जहर। तो हम जो भी कुछ खा रहे हैं, पास्ता, नूडल, ब्रेड, जो भी कुछ खा रहे हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं मैदा है, सब मैदा खा रहे हैं। तो हम प्रोसेस्ड आइटम खा रहे हैं। तो प्रोसेस्ड आइटम, रिफाइंड आइटम आपको उस तरफ ले जा रहा है, क्योंकि हाई कैलोरी की बात हो रही है, उसमें हाई कैलोरी हो रहा है और लो न्यूट्रिशनल वैल्यू हो रहा है। न्यूट्रिशनल वैल्यू लो है और कैलोरी ज्यादा है, तो क्या होगा? ये आपको मोटापा लेके जाएगा। और 4 चीजें आपको जाननी है खाने के लिए। खाने पे हम एक अलग से सेशन आपके साथ करने वाले हैं, क्योंकि मैं उस पे 1 घंटा आपसे बात करूंगा और आपके खाने के सब्जेक्ट को उस दिन हम एड्रेस करेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आज हम सिंपल 2 लाइन में बात करें कि खाने के लिए अब कौन सा डाइट लें। ये 1 लाइन का सब्जेक्ट नहीं है, इसमें 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात है कि व्हाट टू ईट, दूसरा है व्हेन टू ईट, तीसरा है हाउ टू ईट, और चौथा है हाउ मच टू ईट। व्हाट टू ईट मतलब क्या खाएं आप? तो कैलोरी कम होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। क्या खाएं में ये सब सारा चीज आना चाहिए। दूसरा चीज है व्हेन टू ईट, कब खाएं। यदि आप सोने के 2 घंटे पहले नहीं खा लेते हैं तो आप जो है जो खाना खा रहे हैं वो पेट में जाके सड़ता रहेगा। दैट विल गेट रॉटन देयर, सड़ता रहेगा, और वो सारा का सारा टॉक्सिन बनाएगा, वो सारा का सारा वाइसरल फैट बनाएगा, और उससे कोई मेटाबॉलिज्म को फायदा नहीं होगा। इनफैक्ट मेटाबॉलिज्म को घटाता जाएगा, टॉक्सिसिटी बढ़ाता जाएगा। तो आप कब खा रहे हैं, आप कब ले रहे हैं? आप ब्रेकफास्ट सुबह में कितने बजे कर रहे हैं? उठते उठते कर रहे हैं कि 4 घंटे का गैप दे रहे हैं? यदि 2-4 घंटे का गैप देके आप कर रहे हैं तो मोटापे का जुगाड़ वहीं पे आपने कर लिया। व्हेन टू ईट मैं बता रहा हूँ। व्हेन टू ईट ये भी है कि आप कब खा रहे हैं और कितने बजे खा रहे हैं, और हर दिन कितने बजे खा रहे हैं। कि कभी 12 बजे लंच किया, कभी 1 बजे किया, कभी 3 बजे किया, कभी नहीं किया, कभी 5 बजे शाम को किया। यदि ऐसा है तो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं आप। ये सारा कुछ आपके मेटाबॉलिज्म से कनेक्टेड है। तो व्हेन टू ईट बड़ी बात हुई। देन थर्ड थिंग आई सेड हाउ टू ईट, कैसे खाएं। हाउ टू ईट का मतलब कि कितना चबा चबा के खाएं, कितना गल्प करके खाएं, कितना घोंट जाएं, टीवी देख के खाएं कि फोन पे बात करके खाएं, बहुत सारा बात करके खाएं, बहुत सारा पानी पी के खाएं कि खाने के समय पानी नहीं पिए, ध्यान से खाएं कि बिना ध्यान से खाएं, कैसे खाएं, चबा के खाएं, लिक्विड खाएं, खड़े होके खाएं, बैठ के खाएं, पूजा करके खाएं कि शांति से खाएं, जो भी खाएं वो कैसे खाएं में आता है। उसके बाद खाने को कोस कोस के खाएं कि खाने को बड़े प्यार से खाएं। और लास्ट वाला जो चीज मैंने बताया, चौथा,
वो ये कि हाउ मच टू ईट, कितना खाएं। भूख से थोड़ा कम खाएं, इतना तो है, लेकिन कितना खाएं? तो इतना ही खाएं कि आपको एक छोटी सी चीज चलते चलते बता दें कि आपका जो आमाशय है, जिसमें ये पेट जिसको कहते हैं, जिसमें जाके आपका खाना पड़ता है, फूड पाइप से टपक के जो उसमें गिरता है, उसका जो साइज है वो कितना बड़ा है? वो आपकी मुट्ठी के बड़ा है। आपकी मुट्ठी जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ा है। अब हो सकता है कि आप महाबली खली हो तो आपकी मुट्ठी भी इतनी बड़ी हो, तो उतना बड़ा आपका है। यदि बच्चा इतना छोटा है, उसकी मुट्ठी इतनी छोटी है, तो उसका उतना बड़ा है। तो आपका पेट उतना ही बड़ा है जितनी आपकी मुट्ठी है, और उसमें आप यदि उस मुट्ठी से ज्यादा डालते हैं तो आप सोचिए आप उसकी क्या सिचुएशन कर रहे हैं, वो कितना प्रोसेस करने वाला है। वो 3 गुना फैल सकता है, इतना ध्यान रखिए। तो आप उसका 3 गुना डाल देंगे तो वो फैल जाएगा इतना, लेकिन उसके बाद क्या प्रोसेस करेगा? क्या आप वॉशिंग मशीन घर में चलाते हैं, वॉशिंग मशीन में आप यदि 4 कपड़े डालेंगे, वॉशिंग मशीन का प्रोसेस क्या होता है? कपड़े को वो घुमाता है और उससे वॉश करता है। लेकिन वॉशिंग मशीन को यदि आपने गर्दन तक भर दिया, पूरा ठूस ठूस के कपड़े भर दिए और वॉशिंग मशीन को चला दिया, तो वॉशिंग मशीन चलेगा भी, 45 मिनट 1 घंटा कपड़े धोएगा भी और कपड़ा धुल के निकलेगा भी, लेकिन धुलेगा क्या? क्यों? क्योंकि वॉशिंग मशीन जो है गुर गुर कर रहा था, खाली कपड़ा घूम किधर रहा था, पानी में उसका फ्लैशिंग किधर हो रहा था, स्प्लैश तो नहीं ले रहा था, तो कपड़ा तो साफ हुआ नहीं, खाली आपकी संतुष्टि हुई, गुर गुर किया। उसी तरीके से आपका पेट हुआ साफ, आप पॉटी भी गए, आपका मलमूत्र बाहर भी निकला, आपने खाना भी खाया, सब कुछ परफेक्ट रहा, लेकिन परफेक्ट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपका डाइजेशन प्रॉपर हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने 1 मुट्ठी का कैपेसिटी में 5 मुट्ठी डाल दिया, तो वो गुर गुर होके रह गया और वो आपका प्रोसेस किया। तो मैंने शॉर्टकट में आपको बताया कि कितना खाएं, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बात है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। एक और रीजन की बात करते हैं, एक और रीजन। इस रीजन का नाम है फूड एडिक्शन। जैसे नशेड़ी लोगों को, जैसे चरसी लोगों को, जैसे ड्रग एडिक्ट को, शराब पीने वाले को एडिक्शन होता है, लत होती है। फूड की एक एडिक्शन होती है जो आपको मालूम नहीं होता। चाय की एक लत आपको शायद मालूम होती है, लेकिन फूड की भी एक एडिक्शन होती है, और फूड की एडिक्शन आपको मालूम नहीं होती है। मेनी शुगर स्वीटेंड आइटम, इवन सॉल्टी आइटम, कोई भी नमकीन, फरसान, वेफर, चिप्स आप देखेंगे उसमें भर के सॉल्ट डाली जाती है। जो FDA का नॉर्म है कि इतना सॉल्ट से ज्यादा नहीं डाल सकते, उससे ज्यादा डाली जाती है। क्यों? क्योंकि आपको एडिक्ट बनाना उसका काम है। आप कभी भी देखिएगा कोई नमकीन, फरसान, तली हुई सामान या कोई वेफर आप खाते हैं, तो एक खाने के बाद आपको एक और खाने का मन करता है, ऑटोमेटिक हाथ आपका जाता है। वो तो छोड़ दीजिए, आप कभी बैठिए कोई ब्रेकफास्ट टेबल पे या कोई आप ड्रिंक टेबल पे, आपके पास यदि सॉल्टी सिंग दाना रखा रहता है, महाराष्ट्र में सिंग दाना बोलते हैं, जिसको मूंगफली कहते हैं, सॉल्टी पीनट, तो आप देखिएगा सॉल्टी पीनट आप एक उठा के खाएंगे, थोड़ी देर के बाद फिर एक खाने का मन करेगा, फिर एक खाने का मन करेगा। ऑटोमेटिक आप कुछ भी काम करते रहे, वो टक 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 चलता जाएगा। पता चला आप एक पूरा कटोरी खा गए, कब खाए पता ही नहीं चला। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो सॉल्टी था। सॉल्ट में एडिक्शन है, शुगर में एडिक्शन है। और ये वर्ल्ड के जो फास्ट फूड बनाने वाले, जंक फूड बनाने वाले, जंक ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको ये पूरी बात बढ़िया से मालूम है कि कितना डालने से आपकी एडिक्शन हो जाएगी, और आपको एडिक्शन बना देते हैं। तो ये जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारा कुछ क्या करते हैं, ये आपके दिमाग में एक तरीके का रिवॉर्ड सेंटर होता है। ये मैं थोड़ा साइंस के अंदर जाके बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप क्लियर हो जाएं मेरे इस डिटेल एग्जांपल से, कि दिमाग के अंदर आपके एक रिवॉर्ड सेंटर होता है, और वो रिवॉर्ड सेंटर को ये जो टेस्ट हैं, जंक फूड वाले, फास्ट फूड वाले, हाई शुगर वाले, वो जाके उसको करते हैं, और जब स्टिमुलेट कर देते हैं तो ब्रेन एडिक्टेड हो जाता है, और ब्रेन कहता है कि अगली बार यही चाहिए मुझे, अगली बार यही चाहिए, यही मांगता है, बाकी कुछ नहीं मांगता मुझे, वही चाहिए, वही चाहिए, और फिर आप एडिक्ट हो जाते हैं। जंक फूड कैन कॉज एडिक्शन इन यू, ये बात आप जान के चलिए। आप समोसा खाते हैं, आप बड़ा पाव खाते हैं, आप कुछ खा रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मैंने ऐसे ही इच्छा हुई खा लिया, ये एडिक्शन है, लत लग गई है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये आप नहीं खा रहे, आपका अनकॉन्शियस खा रहा है, सबकॉन्शियस खा रहा है, बिकॉज़ आपका दिमाग कह रहा है कि लेके आओ अभी, लेके आओ अभी। Some people struggle with alcohol addiction, या फिर स्मोकिंग कोई लोग कर रहे हैं, स्मोकिंग का लत है, उनको वो समझ में आता है, लेकिन फूड का लत किसी को समझ में नहीं आता। एंड प्रोडक्ट्स, जितने भी ब्रांड्स हैं, वो अग्रेसिव मार्केटिंग करती हैं, टीवी पे अट्रैक्टिव एड दिखाते हैं, अट्रैक्टिव मॉडल दिखाते हैं, अट्रैक्टिव हीरोज को लेके आते हैं, स्टंट कराते हैं, जंप कराते हैं,
बहुत सारा कुछ करते हैं और आपको आपके दिमाग में वो चीज को बहुत ज्यादा ललायित और सुशोभित करके प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक कारण है फूड एडिक्शन। तो फूड एडिक्शन को समझना है। एक और चीज फूड एडिक्शन के साथ मैं बताना चाहूंगा, वो ये है जिसको कहते हैं इंग्लिश में बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग का मतलब क्या हुआ कि खूब भुक्खड़ की तरह खाते जा रहे हैं, बट इसका कनेक्शन आपके माइंड से होता है। आप इसको दूसरे शब्द में यदि कहेंगे तो इसको कहते हैं इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग, जब आप बहुत खुश हैं तो खाए जा रहे हैं। यदि आप बहुत दुखी हैं, स्ट्रेस्ड हैं, तो भी खाए जा रहे हैं और पता नहीं चलता कि कितना खा गए। कभी-कभी आप देखिएगा आपके डाइनिंग टेबल पे एक बिस्किट का या कुकीज का डिब्बा रखा हुआ है। आपने कभी स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो आपने एक खाया, फिर थोड़ी देर बाद खाया, कभी पता ही नहीं चला कि कब खाया और पूरा डिब्बा देख रहे खाली हो गया, अरे लास्ट खा रहा हूँ, अरे कब खाया इतना। क्यों? क्योंकि आप अपने होश में नहीं हैं, आप स्ट्रेस में हैं। नॉर्मल है, पागल नहीं हुए हैं, लेकिन आप तनाव में हैं, आप दुखी हैं। आप सिनेमा देखने जाते हैं, पॉपकॉर्न का इतना बड़ा एक पैकेट खरीदते हैं आप इंटरवल में, इतना बड़ा पॉपकॉर्न नॉर्मल हालत में आपको दिया जाए तो बोले अरे पागल है क्या, इतना बड़ा कैसे खाएगा। लेकिन आप नॉर्मल हालत में जब लेके आते हैं इतना, तो आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, आप सिनेमा देख रहे हैं और आप टप डाल रहे हैं। बाद में ऐसा हो जाता है कि आप जो है लास्ट वाला उठाने के बाद हाथ डालते हैं, नहीं बचा क्या, देखते हैं अरे नहीं खत्म हो गया ये तो। कहाँ था आपका दिमाग? सिनेमा देखने में था, आपका दिमाग वो नेटफ्लिक्स देखने में था, वो क्रिकेट मैच या टीवी देखने में था। तो आपका दिमाग यदि कहीं और है, कोई तनाव में है, कोई खुशी में है, कोई सेलिब्रेशन कर रहा है, कोई गम मना रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप बिंज ईटिंग कर रहे हैं। क्या ऐसा है क्या कि आप हफ्ते में 2-4 बार बिंज ईटिंग करते हैं, महीने में 2 बार बिंज ईटिंग करते हैं? चेक करके देखिए। मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताते जा रहा हूं ताकि आप इस सेशन को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकें और इसका फायदा उठा सकें। अब हम और आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं और अब समझते हैं एक और रीजन ओबेसिटी का। और ये जो रीजन है ये विशियस सर्कल है, अंडा पहले की मुर्गी पहले वाला केस है, ये गोल गोल घूम रहा है। इस रीजन को कहेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस। इस रीजन को कहेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस। हाई इंसुलिन लेवल और इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों को ओबेसिटी के डेवलपमेंट से लिंक करके देखा गया है साइंस में। रिसर्च ने ये कंफर्म किया है कि इनका उनसे डायरेक्ट कनेक्शन है। इंसुलिन क्या करता है, तो ये फैट सेल्स को कहता है कि फैट स्टोर करो। इंसुलिन फैट सेल्स को कहता है कि फैट स्टोर करो और होल्ड करो, होल्ड ऑन टू इट। ये कहता है कि होल्ड ऑन टू इट। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन आपका वेट बढ़ाता है। इंसुलिन ओबेसिटी की तरफ ले जाता है, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन करता है और फिर फाइनली इंसुलिन बढ़ाता है। तो ये विशियस सर्कल है। इंसुलिन से ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी से फाइनली इंसुलिन बढ़ रहा है। ये पूरा का पूरा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये हुआ। और ये मेनली कहाँ पे धंधा कर रहा है एस्ट्रोजन इंक्रीज होने के बाद? ये आपका जो सर्कमफेरेंस है, कमर का घेरा जो है, जो कमर का कमड़ा हो जाता है, जो अमरेश सर ने बताया, वो जो सर्कमफेरेंस है, वो सर्कमफेरेंस पे ये जाके सबसे ज्यादा काम करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाने। और एक कारण है ओबेसिटी का, और वो कारण है सर्टेन मेडिकेशन। आप कुछ दवाइयां लेते हैं, वो आपको ओबेस करते जाता है, आपको पता नहीं चलता। डायबिटीज के मेडिकेशंस, बहुत सारे डायबिटीज की ऐसी दवाइयां हैं जो आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है। और दवाई जब आपकी ओबेसिटी डायबिटीज की शुरू हो जाती है तो रेगुलर चलती रहती है, महीनों सालों साल तक चलती रहती है और वो आपको ओबेसिटी की तरफ ले जाती है। इंसुलिन खुद ही आपको ओबेसिटी की तरफ ले जाता है यदि इंसुलिन आप ले रहे हैं तो। डिप्रेशन है और उसके लिए कोई दवाइयां ले रहे हैं, मानसिक तनाव के लिए कोई दवाइयां ले रहे हैं, सेडेटिव कोई मेडिसिन ले रहे हैं, नींद के लिए कोई दवाइयां ले रहे हैं, ये सब के सब आपको ओबेसिटी की तरफ ले जा रही है। हार्मोन थेरेपी यदि कर रहे हैं आप, कोई भी हार्मोनल थेरेपी का मेडिसिन ले रहे हैं तो वो आपको मोटापे की तरफ ले जा रहा है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स यदि महिलाएं ले रही हैं, गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हैं, तो वो आपको मोटापे की तरफ ले जा रही है। हार्ट बर्न यदि बोलते हैं ना कि जलन हो रही है सीने में, उसके लिए जितनी दवाइयां आ रही हैं उसमें से ज्यादा दवाइयां जो है आपको मोटापे की तरफ ले जा रही है। बीटा ब्लॉकर्स के लिए यदि आप दवाइयां ले रहे हैं, बीटा ब्लॉकर टाइप की दवाइयां ले रहे हैं, तो वो आपको हार्मोन की तरफ ले जा रही है, मोटापे की तरफ ले जा रही है। एंड एक और बात, वो बात है कि आप यदि बीपी की दवाई ले रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा बीपी की दवाइयां आपको मोटापे की तरफ ले जा रही हैं, साइलेंटली आपको पता नहीं चलता। और बीपी की दवाइयां कौन ले रहे हैं? बीपी की दवाइयां ज्यादा लोग ले रहे हैं, बीपी वाले लोग ले रहे हैं, और एक बार शुरू किया तो पूरी ताउम्र ले रहे हैं, पूरी जिंदगी ले रहे हैं।
तो पॉइंट ये है कि ये पूरा का पूरा VCS सर्कल है और इसी सर्कल में आप घूम रहे हैं। तो यदि ये सोचा कि अरे मैं तो कैलोरी भी कम ले रहा हूँ, अर्न भी कम कर रहा हूँ, बर्न भी ज्यादा कर रहा हूँ, हाँ गरीब भी हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, भागदौड़ भी कर रहा हूँ, मैं आपको सारे कारण गिना गिना के बता रहा हूँ। जितने स्लाइड में एक एक करके जा रहा हूँ, सारे कारण गिना रहा हूँ ताकि आप क्लियर हो जाएं कि कौन सा हिडन कारण है। पता करिए लीकेज कहाँ से हो रहा है। दीवार में स्लिपेज तो है, लेकिन ये पानी आ किधर से रहा है ये पता करना बहुत जरूरी है और बहुत बारीकी से पता करने की जरूरत है। हो सकता है पानी 3-4 जगह से आ रहा हो सकता है पानी एक जगह से आ रहा हो जो आप ट्रेस ही नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको सारा ट्रेसिंग बता रहा हूँ। तो एक एक करके हम ट्रेसिंग पे जा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। एक और रीजन ऑफ ओबेसिटी मैं आपको बता रहा हूँ और वो बता रहा हूँ लेप्टिन रेजिस्टेंस। लेप्टिन का रेजिस्टेंस जो है वो क्या है उसको पहले समझिए। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। लेप्टिन अनदर हार्मोन का टॉपिक है दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर ओबेसिटी। लेप्टिन क्या है? एक दूसरे तरीके का हार्मोन है और वो आपके मोटापे के में सीधा सीधा योगदान देता है। ये वो हार्मोन है जिससे हमारा दिमाग खाने के बारे में सिग्नल देता है कि खाओ मत खाओ, खाओ मत खाओ। ये वही लेप्टिन है। ये वो हार्मोन है जो दिमाग से सिग्नलिंग करवाता है कि खाओ या मत खाओ। लेप्टिन एक एपेटाइट रिड्यूसर हार्मोन है जो ज्यादातर ओबेस लोगों में काम नहीं करता। ये यदि लेप्टिन काम करेगा तो दिमाग कहेगा कि अब हो गया, अब मत खाओ, अभी इच्छा नहीं है। लेकिन लेप्टिन यदि मोटे लोगों की बात करेंगे, जो ओबेस लोग हैं, उनमें इस हार्मोन की कमी हो जाती है। तो ये एपेटाइट रिड्यूसिंग है, भूख को कम करने वाला हार्मोन है। तो ये तो है ही नहीं उधर, तो ये काम ही नहीं करता, भूख बढ़ता रहता है और ये आदमी सोचता है कि अरे और कुछ लाओ यार, और कुछ लाओ यार। इसलिए आप देखिएगा जो थोड़ा हेवी आदमी है, ओबेस है, ओवरवेट है, उसको देखिएगा हमेशा कुछ खिलाओ यार, कुछ खिलाओ, कुछ खिलाओ, लेके आओ, लाओ लाओ। तो ये क्यों लाओ लाओ बोल रहा है? क्योंकि ये लेप्टिन रेजिस्टेंस का मामला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, सॉरी फॉर द एग्जांपल्स एंड डिटेल्स, बट मैं चाहता हूँ कि आप पूरा समझ जाएं दिल से, इसलिए मैं उसको उस तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ और सबक ज्यादा लेता हूँ, सॉरी फॉर दैट। अब आइए एक और रीजन पे बात करते हैं और वो रीजन है फूड की अवेलेबिलिटी। अवेलेबल होगा तो ही तो करेंगे ना, कोई चीज अवेलेबल होगा तो ही तो खाएंगे। तो अवेलेबल की बात करें तो मैंने आपको यहाँ दो चीज दिखाया है। एक आपका डाइनिंग टेबल दिखाया है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आपका फ्रिज दिखाया है। आप देखें कि फ्रिज भी भरा हुआ है, डाइनिंग टेबल भी भरा हुआ है। किसका फ्रिज खाली है मुझे बताइए। फ्रिज में वो सब कुछ भरा हुआ है जो जंक है, जो प्रोसेस्ड है, जो हाई कैलोरी है, जो ज्यादा स्वीटेंड है, जो ज्यादा खराब है, नुकसानदेह है, सब कुछ भरा हुआ है। और यदि अच्छा भी है तो भी भरा हुआ है। डाइनिंग टेबल पे भी सब कुछ भरा हुआ है। पहले क्या होता था और अभी भी वो जो दूसरा वाला इंडिया मैंने बताया, ग्रामीण भारत, उसमें क्या है? भरा हुआ अभी भी नहीं है। अभी भी खाने का एक वक्त है और खाने के लिए उतना ही है। लेकिन हमारे पास क्या है शहरी क्षेत्र में कि पूरा कुछ भरा हुआ है, अफलातून भरा हुआ है, जो चाहिए वो है। फ्रिज में भरा है, डाइनिंग टेबल में भरा है, किचन के ड्रॉर्स खोल लीजिए वहां पे भरा हुआ है। ऑल आर फुल विथ रेडी टू ईट स्टफ, रेडी टू ईट। कुक बनाने की भी जरूरत नहीं है, मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रेडी जाओ और खोलो और खाओ और खोलो और खाओ। इतने से ही मन नहीं बढ़ा तो क्या है? स्विगी है, जोमेटो है, सारे के सारे फूड डिलीवरी ऐप हैं। इधर एक बटन दबाओ और फिर आ गया लेके, बटन दबाओ और आ गया लेके, कोई टेंशन ही नहीं है। तो क्या हुआ? फूड अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई कि हम वक्त बेवक्त जब चाहिए तब हमने खा लिया, जब चाहिए तब खा लिया। तो फूड बिकेम एन एंटरटेनमेंट। टाइप यस इफ यू अग्री। फूड बिकेम एंटरटेनमेंट। फूड जो है हमारा मनोरंजन हो गया। चाय हम इसलिए नहीं पी रहे कि चाय पीना है, इसलिए पी रहे हैं कि चैप्टर चेंज करना है, मूड चेंज कर रहे हैं। चलो यार एक चाय हो जाए, चलो यार समोसा हो जाए, चलो यार पकौड़ा हो जाए, चलो यार कुछ हो जाए। भूख के लिए नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं क्योंकि हमको एंटरटेनमेंट करना है। तो फूड बिकेम एंटरटेनमेंट। तो ये हुआ क्यों? क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी हो। फूड यदि नहीं अवेलेबल होता, कम अवेलेबल होता, सही मात्रा में अवेलेबल होता, तो ये हालत नहीं होती। तो अब हम बात करते हैं इससे आगे बढ़ के नेक्स्ट स्लाइड में एक और कारण क्या है। तो एक और कारण है ये आपका शुगर। शुगर की कितनी मात्रा आप ले रहे हैं? एडेड शुगर इज द मेन कल्प्रिट, ये जान लीजिए आप। मॉडर्न डाइट में आज के जो हम खान पान रखते हैं, मॉडर्न डाइट जो लेते हैं, उसमें जो एडेड शुगर हम लेते हैं वो जो है मेन कल्प्रिट है। 27.5 BMR है। आप बाधी जी ओवरवेट है। सो
आपका जो मॉडर्न डाइट है वो शुगर से लदा हुआ है, बिकॉज शुगर इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि शुगर आपकी हार्मोन एंड बायोकेमिस्ट्री जो आपकी बॉडी की है उसको बदल देता है, चेंज कर देता है जब आप इसको एक्सेस में लेते हैं। नॉर्मल मात्रा में लिया तो ठीक है, जैसे ही आप शुगर को एक्सेस में लिया उस दिन, तो आपकी शरीर के अंदर की बॉडी की जो बायोकेमिस्ट्री है और जो हार्मोन्स हैं उसमें पूरा फेरबदल हो जाता है, पूरी तब्दीली हो जाती है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जब ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो क्या होता है, ये आपको ओबेस करता है, आपको ओवरवेट करता है, आपका फैट डिपॉजिट करना शुरू करता है और आपको ओबेस बना देता है। सो हाउ मच शुगर यू ईट, आप कैसे कहेंगे कि जरूरत से ज्यादा हो गया? जरूरत कितना था इसकी बात पहले समझते हैं। यू ईट शुगर इन हिडन फॉर्म, ये पहले आप समझिए। आप ये सोचते हैं कि नहीं मैंने तो एक ही चम्मच शक्कर लिया था, वो एक चम्मच शक्कर के नाम पे लिया था, बिना नाम बोले आपने कितना लिया था। ये जो लिया था वो हिडन फॉर्म ऑफ शुगर है। आपका शुगर इंटेक पहले समझ लेते हैं कि कितना है। शुगर इंटेक पहले मेरे से समझिए। शुगर इंटेक ऐसा है कि मैक्सिमम 30 ग्राम शुगर जो है आपको जो है लेना है एक दिन में। 30 ग्राम शुगर एक दिन में लेना है, ये आपकी अपर लिमिट है। इससे ज्यादा यदि आप लेते हैं तो आप शुगर को एक्सेस में लेते हैं, तो वो जो है आपके हार्मोन को, आपके बायोकेमिस्ट्री ऑफ द बॉडी को पूरी तरीके से चेंज कर देता है और आपको मोटापा की तरफ ले जाता है। मोटापा करता है, ओबेस करता है। तो 30 ग्राम टोटल है। अब 30 ग्राम को जरा समझ के लीजिए। 1 ग्राम शुगर में 4 कैलोरी होती है। 1 ग्राम शुगर इज इक्वल टू 4 कैलोरी। तो एक स्मॉल बोतल का यदि कोला ड्रिंक आप पीते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूं, 10 ब्रांड अवेलेबल हैं बाजार में, बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड। यदि एक आप एरेटेड ड्रिंक, कोला ड्रिंक लेते हैं 200 ग्राम का, तो उसमें 40 ग्राम से ऊपर का शुगर होता है, 60 ग्राम भी हो सकता है। आपका कितना है? 30 ग्राम टोटल है। एक जो बोतल पिया था 200 ml का, उसी ने आपको जो है पूरा 40 ग्राम 60 ग्राम दे दिया। उसके बाद आपने एक चाय पी, तो एक चाय में कम से कम 12 से 15 ग्राम शुगर है। एक चाय में 12 से 15 ग्राम शुगर है, आपने वो पी लिया। अब आपने हिडन शुगर बोला कि अरे इतना तो हो गया, और कहाँ शुगर तो कोई लिया ही नहीं। अब शुगर आपने कहाँ नहीं लिया। आपने दूध पिया, उसमें भी शुगर डाला, आपने फ्रूट खाया, उसमें भी शुगर था, आपने सॉस लिया, केचप लिया, है ना, वो जो सॉस आप डालते हैं केचप होता है। आपका पैकेज्ड फ्रूट जूस आपने लिया, टेट्रा पैक में आजकल फ्रूट जूस आते हैं। एनर्जी ड्रिंक लिया, वो क्लाउड 10, 11, 12 बहुत सारे आते हैं, वो सब आपने लिया। आपने जो कुछ भी लिया, आपने दारू पिया, आपने बियर पिया, आपने जो कुछ भी किया, ये सब एक्स्ट्रा शुगर और देते गए। रात को बैठ के पेपर लेके यदि लिखना, यस जैगरी इज आल्सो शुगर, बट इट इज अ गुड फॉर्म ऑफ शुगर कंपेयर्ड टू शुगर, व्हाइट शुगर, बट जैगरी इज आल्सो अ शुगर। तो अब यदि आप ये पूरा का पूरा निकाल के लेंगे और समझ के लेंगे कि आपने रात को लिस्ट बनाया कि कितना शुगर लिया, तो आपको कभी कभी ताजुब होगा कि 150 ग्राम शुगर लिया, 100 ग्राम शुगर लिया, 80 ग्राम शुगर लिया। इससे कम वाले लोग नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि आपने जो बिस्किट लिया, जो वेफर लिया, जो पुडिंग लिया, जो आइसक्रीम लिया, जो भी कुछ डिश लिया, वो सब में कहीं से कहीं ये जो है आपके पास शामिल है। तो शुगर एक और बात हो गई। और आगे बढ़ते हैं अपने इसमें एक और टॉपिक है आपका शुगर के अलावा रीजन में, नॉट एनफ फिजिकल एक्टिविटी। आपकी यदि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं है तो वो एक कारण बन सकता है। फिजिकल एक्टिविटी को कहेंगे आपका सेडेंटरी लाइफ। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि आप जो है बर्न उतना कर पा रहे हैं क्या कैलोरी को। कोई सज्जन यहाँ पे लिख रहे हैं कि 10 वर्षों से 1 घंटा चलता हूँ। अब किस पेस में चलते हैं आप फोन पे बात कर रहे हैं, धीरे धीरे टहल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, कि बहुत तेज चल रहे हैं। आप यदि ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं तो आप 2 घंटे चलिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला फर्क तब है जब आप तेज चलें, आप एक्टिवली चलें और आपके पास पसीने निकलने चाहिए, आपका कैलोरी बर्न होना चाहिए। आज आपके पास जितने भी मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड हो, iOS हो, कोई भी एप्लीकेशन से आप सिंक करते हैं, तो वो फोन भी बताता है कि किस एक्टिविटी का क्या कैलोरी बर्न का बात है। साइकिलिंग का कितना कैलोरी बर्न होगा, स्विमिंग करने से कितना होगा, जुम्बा करने से कितना होगा, हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज करने से कितना होगा, जंपिंग रोप करने से कितना होगा, दौड़ने से कितना होगा, भागने से कितना होगा। पसीना निकलना चाहिए। सही बात कहा उन्होंने, पवन जी ने, पसीना निकलना चाहिए।
तो आपका पसीना यदि निकलना चाहिए तो पसीना निकलने के लिए आपने क्या किया, और इसको उस रेशियो में कीजिए कि आपने अर्निंग कितना किया है। बर्निंग उतना ही कीजिए जितना अर्निंग किया है। यदि अर्निंग बहुत ज्यादा किया है तो बर्निंग ज्यादा करना पड़ेगा। 4 कप चाय पीते हैं और कहीं 2 कोका कोला पीने वाले आदमी हैं आप, तो आपकी बर्निंग ये थोड़े से नहीं होने वाली। तो ये अर्निंग बर्निंग का रेशियो रखिए, और नॉट फिजिकल एक्टिविटी इज द मेजर रीजन। इसको भी एक समझना है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये समझते हैं कि ओवरलोड यदि हो गए, ओवरवेट यदि हो गए, ओबेस यदि हो गए, तो हेल्थ रिस्क क्या क्या है। हेल्थ रिस्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर हेल्थ रिस्क क्या क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स में पुट करने की कोशिश की है। सबसे पहला तो टाइप 2 डायबिटीज आपका मेजर रिस्क है। आपका हाई ब्लड प्रेशर होएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका वाइसरल फैट वहां जमा होगा। आपका जो हार्ट पंप कर रहा है उसके ऊपर चर्बी की परत जम जाएगी, उसको पकड़ के रखेगी, ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक करेगी तो वो जो स्पंदन कर रहा था, वो जो उन्मुक्त रूप से पंपिंग कर रहा था, वो पंपिंग क्या होएगा, दब जाएगा, रुक जाएगा। वो अब जबकि पंप कर रहा है, वो दबा हुआ है सब चीजों से। पाइप को लेके दबा देंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं पानी का। पाइप को दबा देते हैं उसका पॉइंट को, तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। अब आपने इसको दबा दिया तो क्या प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। उसके बाद क्या है, तो हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के खतरे बढ़ेंगे। आपका हाई जो है गॉल ब्लैडर का डिजीज होगा। आपके पास हाई कोलेस्ट्रॉल बनेंगे। आपका जो घुटना है वो घुटना घिसेगा, वहां की लिक्विड खत्म होगी, वहां पे फ्रिक्शन आएगा और वहां पे वियर एंड टियर होगा, वो खराब होएगा। इट्स लाइक आपका एक ट्रक है, एक गाड़ी है। उस गाड़ी पे यदि उसकी कैपेसिटी है 1 टन, आपने 8 टन 10 टन माल लोड कर दिया और उसपे उसको चला रहे हैं, तो ज्यादा लोड किया है तो क्या होगा, क्या चीज खराब होगा, उसका शॉक एब्जॉर्बर खराब होगा, उसका टायर घिस जाएगा, सब कुछ खत्म होएगा। तो आपने अपनी गाड़ी पे वो यदि 110 किलो, 90 किलो, 80, 85 किलो लोड कर दिया है, तो वो उतना लोड करके गाड़ी चल रही है, हमेशा उसी लोडिंग पे चल रही है। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा आपका शॉक एब्जॉर्बर कहाँ पे है, घुटने पे। तो घुटना घिस रहा है, घिस के वहां पे तकलीफ बिगड़ेगा और फिर वहां पे आएगी। तो इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ बताई है। कैंसर की 1 दर्जन से ज्यादा वेराइटीज हैं जो ओबेसिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड। फैटी लीवर आजकल सबको हो रहा है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हो रहा है। महिलाओं में फैटी लीवर सबसे ज्यादा हो रहा है। तो ये जो फैटी लीवर है, वो फैटी लीवर का पूरा लेना देना आपके कहीं ना कहीं ओबेसिटी से आता है। आपका स्लीप एपनिया है, यदि आपको नींद में जो है तकलीफ हो रही है, आपको स्नोरिंग आ रहा है, आप खर्राटे ले रहे हैं, ओबेसिटी से कनेक्शन है सीधा। स्लीप एपनिया का ओबेसिटी से कनेक्शन है। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, ये जो है अल्जाइमर हो गया बाद में, दिमाग में मेमोरी का आदोड़ा, ये सब कुछ उससे कनेक्टेड है। अब और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वेट लॉस कैसे करें। पॉइंट यहाँ पे आते हैं कि अभी तक हम सिर्फ कारण पे चर्चा कर रहे थे और 8:30 बज गया, 8:40 होने को आया। मैं इतने देर तक 45 मिनट सिर्फ यही बातें कर रहा था कि कारण क्या है। Because I said that bigger is your why, easier will be your how. Bigger is your why, easier will be your how. तो हम उस why को इतना बड़ा करके दिखा। Now, अभी क्या करना है? How to do weight management, ये टॉपिक है। तो अब हम इस बात पे चर्चा करें कि करें कैसे। why तो हुआ, how to lose weight, इसकी बात अब हम करने जा रहे हैं। People keep trying wrong techniques. सब लोग बहुत सारा नुस्खा लगाते हैं, बहुत सारे लोग वेट मैनेजमेंट के लिए बात करते हैं। किसी का वेट बढ़े और किसी का बाल झड़े, तो लोग बहुत सारे नुस्खे लगाते हैं और नुस्खे पे नुस्खा लगाते हैं, माने वो ट्राई पे ट्राई मारते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, लेकिन सारे के सारे रॉन्ग टेक्निक्स आजमाते हैं। फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग उपवास करते हैं, कुछ लोग अनहेल्दी डाइट प्लान्स फॉलो करते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के वैरायटी डाइट प्लान्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। तो कोई ये डाइट प्लान, कोई वो डाइट प्लान, कोई डाइट प्लान काम नहीं आएगा, क्योंकि वो सारे के सारे फैशन फैट डाइट है। सिंपल लाइन ऐसा है, जगन्नाथ दीक्षित जी कहते हैं, सिंपल लाइन ऐसा है कि आप वो वाली चीज करें जो आप पूरी लाइफ फॉलो कर सकते हैं, तो वो नेचुरल है। वो करें जो अभी कर लिया ये डाइट प्लान और अभी 1 हफ्ते के बाद नहीं करेंगे तो बाउंस बैक करेगा, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको नेचुरली वेट लॉस करना पड़ेगा। और आज मैं जो कुछ बताने जा रहा हूं वो सटीक तरीके बताने जा रहा हूं, जो कि रिजल्ट देते हैं, जो सारे के सारे नेचुरल होंगे, हार्मफुल नहीं होंगे एंड इजी, एफर्टलेस होंगे टू डू इट। आप एफर्टलेसली, बिना ज्यादा झकड़म किए आप कर पाएंगे। इतना सिंपल मैं बताने वाला हूं।
तो shall I start? Can I get some response in chat box कि आप ज्यादा बोर हो रहे हैं? कोई response दीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी आपके निदान की तरफ। Super, amazing, great। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सब लोग सेशन को बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं और मुझे भी काफी एनर्जी मिल रही है आपके इस एनर्जी को देख के। थैंक यू सो मच। दिस इज नेक्स्ट मनी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अब उस पे बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं। जैसा मैंने बताया कि नुस्खा नहीं बोला जाए, उसको स्ट्रैटेजी बोला जाए, रणनीति बोला जाए, क्योंकि ये रण है और ये उतना बड़ा चैलेंज है। तो पहले तो आप चैलेंज लीजिए और उस चैलेंज को कैसे पूरा करना है उसके तरीके मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका, वजन कम करना है तो ब्रेकफास्ट कीजिए। आपको बड़ा ये विचित्र लगेगा ये लाइन मेरा, लेकिन मैं बोलता हूं कि यदि वजन कम करना है तो ब्रेकफास्ट करना शुरू कीजिए। अच्छा ब्रेकफास्ट करना शुरू कीजिए राजा की तरह। हल्की वाली कोई दो टुकड़े मत खाइए। ब्रेकफास्ट दबा के कीजिए, बढ़िया ब्रेकफास्ट कीजिए, एकदम सब कुछ। ईट ब्रेकफास्ट एंड लूज वेट, ये थियरी है, ये स्ट्रैटेजी है। अब एक और चीज इसके साथ है कि ब्रेकफास्ट मैंने क्या कहा, अच्छा से कीजिए, राजा की तरह, सम्राट की तरह, एकदम बढ़िया सा रिच ब्रेकफास्ट कीजिए। और उस ब्रेकफास्ट को सुबह में कीजिए। कितने बजे कीजिए? आप जब सो के उठते हैं, जब भी आप सो के उठते हैं, उससे 60 मिनट क्रॉस नहीं होना चाहिए। 60 मिनट्स, 2 घंटे के अंदर। जब आप उठें तो 2 घंटे के अंदर आप ब्रेकफास्ट कर लें। आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप गाँव में चले जाएं, जो हमने दूसरा वाला भारत बताया, रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत, वहां पे आप चले जाएं और गरीब को मिले या कृषक को मिले या एकदम गांव में रहने वाले व्यक्ति को मिले, आप देखेंगे कि वो सुबह उठेगा, ब्रश करेगा, दातुन करेगा, तैयार होएगा और पहले जो है वो सीधा खाने के लिए पहुंचेगा और पहले वो खा लेगा। आप देख के ये बताएंगे शहर वाले कि अरे वो एकदम जाहिल गवार है, वो तो पहले ही खा लिया। उठते उठते पहले उसको खाना ही रहता है। दैट्स द हेल्दी वे। सुबह सुबह उठ के पहले खा लेना चाहिए, 60 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए, 2 घंटे के अंदर बढ़िया से खा लेना चाहिए। अब आप चले जाएं एकदम एडवांस कंट्री में, जर्मनी में चले जाएं, फ्रांस में चले जाएं, आपको पता चलेगा कि लोग वहां सुबह उठते हैं और अगले 1 घंटे के अंदर खा लेते हैं। 60 मिनट, 120 मिनट होना चाहिए, आई एम सॉरी, 120 मिनट मैं आपके लिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ सुबह उठ के 1 घंटे में नहीं खा लेता। बट जर्मनी में, फ्रांस में, यूरोप में चले जाएं तो वो 1 घंटे के अंदर खाते हैं। वो उठ के उसी समय खा लेते हैं बढ़िया से। तो उठ के खा लें, ये पहला बात करें। 1-2 घंटे के अंदर खा लें, 120 मिनट्स रखें, सॉरी फॉर दैट। तो ये हुआ। ब्रेकफास्ट स्किपर जो होते हैं, जो ब्रेकफास्ट को छोड़ते हैं, मिस करते हैं, देर करते हैं, उनका हायर बीएमआई होता है बाय डिफॉल्ट। वो चेक करके देख लें। जो ब्रेकफास्ट स्किप करने वाले लोग होते हैं, जो देर से करते हैं, जो कर रहे हैं कि चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, खा रहे हैं, 9:30 बजे खा रहे हैं, 10 बजे खा रहे हैं, उनका बीएमआई ज्यादा होता है। ठीक है, एक ये बात हो गई। तो इसलिए ब्रेकफास्ट खाएं, पहली बात। कब खाएं वो भी मैंने बता दिया, कैसे खाएं वो भी बता दिया। ब्रेकफास्ट एकदम संतुलित होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए। उसके साथ कोई ना कोई ड्रिंक होनी चाहिए, कोई जूस लीजिए, कोई ग्रीन टी लीजिए, कोई कुछ तरीके का ड्रिंक लीजिए, कुछ तो लीजिए उसके साथ, बढ़िया सा ब्रेकफास्ट। अब दूसरी बात करते हैं, डिनर की बात करते हैं, आपके रात्रि के भोजन की बात करते हैं। रात्रि का भोजन यदि आप लेट से करते हैं तो प्रॉब्लम है। लेट ईटिंग एक्चुअली चेंजेस योर मेटाबॉलिज्म। आपकी मेटाबॉलिज्म बदल डालता है। और वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म जब बदल जाता है तो वो आपकी ओबेसिटी को प्रमोट करता है। मेटाबॉलिज्म चेंज होने से आपकी ओबेसिटी को प्रमोट करता है। इसको एग्जांपल ऐसा लेके समझिए कि आपके फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन हो रही है। आप एक फैक्ट्री चलाते हैं, उसमें प्रोडक्शन हो रही है, और प्रोडक्शन हो रही है तो रॉ मटेरियल डाला, एक उसका एक होता है ना प्रोसेसर होता है, मतलब एक मिक्सर एक होता है जिसमें सब चीजें डाली जाती हैं, रॉ मटेरियल, फिर बटन दबाए तो प्रोसेसिंग चालू होती है, ऐसा ही होता है। अब मान लीजिए कि ये फैक्ट्री है, इसमें शाम को 6 बजे सब वर्कर छुट्टी पे जाएंगे, मतलब फैक्ट्री बंद होने वाली है, और आप 5:45 बजे यदि आप उसमें बहुत सारा कुछ डाल दें मिक्सर में, 1 टन का मिक्सर चालू कर दें और उसके बाद स्विच ऑफ करके सब लोग चले जाएं, दूसरे दिन सुबह में जब आए तो वो जो मिक्सर में सामान पड़ी हुई है प्रोसेसर में, वो क्या होगा, वो सारा का सारा खराब हो जाएगा, वो अब प्रोसेस नहीं हो सकता। सेम वे जब आप सोने जा रहे हैं तो आपके फैक्ट्री के वर्कर्स अब जा रहे हैं, वो काम खत्म हो गया, वो रेस्ट में जा रहे हैं। आपने पूरा लोड कर दिया खाना और बढ़िया से दबा के खाया, 5 कोर्स 7 कोर्स डिनर। उसके बाद आपने मीठा भी खाया,
डेजर्ट भी लिया, आइसक्रीम, स्वीट, मिठाई सब खा लिया बढ़िया से, और उसके बाद सो गए। क्या हुआ? खाना आपने जो लिया वो पेट में जाके सड़ता रहेगा, पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा पूरी रात, टॉक्सिसिटी बढ़ती रहेगी और वाइसरल फैट जमा होता रहेगा, और यही आपकी ओबेसिटी की तरफ ले जाएगा, वाइसरल फैट वाला ओबेसिटी। आपका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, पूरा का पूरा वैसा हो गया। तो इस तरीके का एक काम। तो क्या करना पड़े? खाने को 2 घंटे पहले, सोने के 2 घंटे पहले, आप 10:30 बजे सोते हैं, 8:30 का कट ऑफ रखिए। आप 11 बजे सोते हैं, 9 बजे का कट ऑफ रखिए। आप एक कट ऑफ रखिए, उस समय आपका खाना हो जाना चाहिए। फिर बाद में सोते समय आपने कोई दूध 1 कप पी लिया और वो किया तो वो अच्छा चीज है, सोने के पहले आपने गर्म दूध पी लिया, वो एक बात होगी, बट अदरवाइज खाना आपने खत्म कर दिया। और एक बात करते हैं, अब मैं नुस्खा नंबर 3 पे जा रहा हूँ। नुस्खा नंबर 1 क्या था समझते जाइए। स्ट्रैटेजी नंबर 1 था ब्रेकफास्ट कीजिए और वजन कम कीजिए। ब्रेकफास्ट का पर्पस क्या था? ठीक से खाइए, टाइम पे खाइए, 120 मिनट के अंदर। दूसरा क्या था? डिनर जल्दी कीजिए। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि सोइए और वजन कम कीजिए, सोइए और वजन कम कीजिए। पुअर स्लीप इंक्रीजेस योर एपेटाइट। जब आपकी स्लीप कम होती है तो आपकी एपेटाइट बढ़ती है। कभी नोटिस कीजिए, आप आधी रात को कहीं ट्रैवल कीजिए, कभी उठ जाइए जल्दी, देखिए आपको भूख लगती है कि नहीं लगती है। ज्यादा भूख लगेगी कुछ अभी खा लेते हैं, बाकी दिन तो आप सोए रहते थे, अभी उठ के देखिए आपको तुरंत भूख लगेगी, क्योंकि आपकी स्लीप जब कम होएगी तो आपकी एपेटाइट बढ़ेगी, आपका भूख बढ़ेगा। पुअर स्लीप डिक्रीजेस योर रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। आपकी जो बीएमआर मैंने बताई, बॉडी मास बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका घटेगा जब आप पुअर स्लीप करेंगे। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट घटने का मतलब कि आप यदि 2000 कैलोरी दिन में ले सकते थे तो और घट के अब हो गया ये 1200 पे, और आप ले रहे थे 4000, तो गए 12 के भाव में। आप तो फिर अभी फैट जमा कर रहे हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस का भी कमी कर दिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कर दिया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कर दिया, और फैट बढ़ने लग गया, सारा चीज होने लग गया। तो ये एक विशियस सर्कल है। इसलिए सिंपल लाइन में दोहे की तरह समझे आप तो ऐसा है कि यदि वजन कम करना है तो सोइए। सोइए मतलब क्या? डीप नींद सोइए, डीप नींद सोइए। 8 घंटे 7.5 घंटे से कम मत सोइए, 7.5 घंटा सोइए, और उसमें 30-35% ऑफ दैट 7.5 घंटा 8 घंटा शुड बी योर डीप स्लीप। गहरी निद्रा होनी चाहिए। आप बैंड पहनिए, ड्रीप लाइट नाप सकते हैं फिटनेस बैंड से। तो ये हुआ। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, स्टे अवे फ्रॉम ट्रांस फैट। आपको याद होगा कि आपको जो है, मैंने कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल बताते समय ट्रांस फैट को पूरा डिटेल में बताया था, पूरा डिटेल, आधा घंटा। तो ट्रांस फैट से दूर रहिए। ट्रांस फैट जो है आपका वेट गेन की तरफ आपको लेके जाता है। सेम कैलोरी पे ये आपको वेट गेन पे लेके जाता है, ये आपको समझना जरूरी है। सेम कैलोरी में मतलब क्या होता है, ज्यादा करके हम कैलोरी नोटिस देखते हैं कि कितना कैलोरी है। कम कैलोरी हो, इतनी छोटी कैलोरी हो, यदि वो ट्रांस फैट है तो वो इतने वाले कैलोरी का काम करेगा। तो ट्रांस फैट कैलोरी मत नोटिस करिए, ट्रांस फैट है तो वो आपको ले जा रहा है। ट्रांस फैट कहाँ पे है? कोई चीज तली हुई खा रहे हैं तो ट्रांस फैट है, और कहीं यदि वो 2 बार तल दिया है उसी तेल में 3 बार, तब तो गंदा वाला ट्रांस फैट है, गंदा वाला, पॉइजनस लेवल पे। तो यदि आप समोसा, वड़ा पाव, पकौड़ा, कोई भी पापड़ा, फाफड़ा, जलेबी खाते हैं जो कि रोड साइड बनता है या कहीं पे बनता है जहाँ पे कि वो एक ही कढ़ाई में 10 बार 20 बार करता है, तो फिर सत्यानाश है वो इस टाइप का चीज आप खा रहे हैं। तो कभी साल में 1 बार खा लिया वो अलग बात है, 6 महीने में खा लिया अलग बात है, और यदि आप खाते हैं महीने में बार बार, सप्ताह में खाते हैं, तब तो फिर बहुत मुश्किल है। तो वो वाली बात होगी। अब और चीज समझते हैं ट्रांस फैट के बारे में, कि ट्रांस फैट जो है आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, जो उस दिन भी आपने समझा था। अब इन्फ्लेमेशन जो है यही सब बीमारियों की जड़ है। यदि आप ओवरवेट या ओबेस हैं तो ट्रांस फैट आपके अंदर इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ा रहा है। इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीज। आपका डायबिटीज, आपका कैंसर, हर चीज इन्फ्लेमेशन से बढ़ रहा है, हर चीज इन्फ्लेमेशन से बढ़ रहा है। तो ये एक बात हो गई। अब अगले स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं। रणनीति अगला वाला ये है, कोलोन क्लींस। आपकी कोलोन को क्लींस कीजिए, आपकी कोलोन को क्लींजिंग कीजिए। कोलोन क्या है? ये बड़ी आंत का हिस्सा है जो आपके एनस पे जाके खत्म होता है, मल के रास्ते पे जाके ये खत्म होता है, ये पूरा हिस्सा कोलोन है। हाउ डू यू नो दैट इफ यू हैव टॉक्सिन इन योर कोलोन? ये कैसे आप पता करें कि आपके कोलोन में टॉक्सिन है? ये कैसे पता करें? क्या आपको पता है कि आपके कोलोन में टॉक्सिन है? ये कैसे पता करें? मैं किसी एक जिंग मेफर्ट नाम का सीनियर डॉक्टर के पास, जो कि जापान और चाइना और हांगकांग की बहुत फेमस डॉक्टर हैं,
एक 80 इयर्स की ओल्ड लेडी डॉक्टर जो कि कोलोन क्लिंजिंग पे ही काम करती हैं, उनके क्लिनिक में जाने का मौका मिला मुझे हांगकांग सिटी में, आज से 15 साल 12 साल पहले। जब मैं वहां पे गया तो वहां पे मैंने देखा कि 8 मंजिला 10 मंजिला पूरा का पूरा हॉस्पिटल सिर्फ कोलोन क्लिंजिंग पे काम करता है। वहां पे एक से एक खतरनाक बीमारी के लोगों को वहां लाया जाता है और वहां पे कोलोन क्लिंजिंग का ट्रीटमेंट दिया जाता है और पेशेंट का वो कैंसर वो भी ठीक होता है और पीपल रिकवर होते हैं। तो उनके थियरी में ये था कि कोलोन को ही दुरुस्त कर देना है। इंडिया में भी आयुर्वेद की बात करें, पंचकर्मा की बात करें, यूनानी सिद्धा की बात करें, ऐसे ऐसे केरला आयुर्वेदा की बात करें तो कोलोन क्लिंजिंग पे बहुत सारा कुछ होता है। तो कोलोन को क्लिंज करें। मैं बता रहा था आपसे कि कैसे पता करें कि आपके कोलोन में टॉक्सिन है, आपका कोलोन टॉक्सिक है, ये कैसे पता करें? तो मैं बताता हूं आपको सिंपल तरीका। आपका स्मेल आपको बताएगा कि आपका कोलोन क्लियर है कि नहीं। आपका बैड ब्रेथ, आप यदि मुंह से बदबू दे रहे हैं, ब्रशिंग करने के बाद भी यदि कहीं पे बैड ओडर आ रहा है, आपके पार्टनर, आपकी स्पाउस, आपका कलीग, आपका फ्रेंड, आपका पेरेंट्स कभी आपको ये कह रहे हैं कि आपके मुंह से हल्का सा है, कोई कहेगा भी नहीं, यदि आ रहा है तो वो जो है कोलोन का इशारा कर रहा है टॉक्सिसिटी का। आपका बॉडी ओडर, आपका बॉडी से पसीने की बदबू आ रही है, पसीने सबको होंगे, गर्मी में पसीना होएगा, लेकिन पसीने से यदि बदबू आ रही है, आपने यदि अपना सॉक्स पहना और सॉक्स में पसीने आ रहे हैं, कुछ लोगों को हथेली में पसीने आते हैं, कुछ के पैर में पसीने आते हैं, यदि पसीने आ रहे हैं तो आप सोचिए कि कहीं पे आ रहा है कहानी। ज्यादा पसीने, थोड़ा बहुत तो सबको आएगा, लेकिन एक्सेस हो रहा है तो आप समझिए। उसके अलावा यदि आपने अपना मोजा खोला और मोजा खोलने के बाद यदि किसी को उससे बेहोशी हो जाए, आपको उस रूम में ना रखना पड़े, तो आप समझिए कि गड़बड़ है। तो बहुत सारे सिग्नल्स आप ले सकते हैं। एब्डोमिनल गैस यदि बनते हैं, आपके पेट में अफड़ा बनता है, एब्डोमिनल गैस बनता है बार बार, तो ये हो सकता है। जब आप कोलोन रिलीज करते हैं, टॉक्सिक गैस रिलीज करते हैं, आप कहीं कोई फार्टिंग करते हैं, फार्टिंग हर आदमी कर सकता है, 24 घंटे में एक बार 2 बार फार्टिंग कर सकता है, लेकिन यदि फार्टिंग बार बार करते हैं और यदि कहीं ऐसा फार्टिंग करते हैं कि थोड़ा कहीं जहरीला गैस फैल जाता है उस एरिया में, रूम में, तो क्या हुआ? यहाँ पे ये टॉक्सिन की बात हो रही है, उसको आप समझें। अनडाइजेस्टेड मीट यदि है, कोई अनडाइजेस्टेड हेवी मील आपने ले लिया, ऐसा कोई खाना खा लिया जो हेवी है, तो वो क्या करता है कि वो कोलोन में जाके मक्कस जमा करता है, मक्कस का बिल्डअप करता है, और ये जो बिल्डअप है वो जो है टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाके एंटर कर जाता है और पॉइजनिंग करता है आपके पूरे बॉडी को लगातार, बार बार लगातार। कोलोन क्लिंजिंग क्या करता है? तो उन सब टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है, हटाता है और आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपके चयापचय प्रक्रिया को बढ़ाता है। और जब मेटाबॉलिज्म बूस्ट होती है तो क्या होता है? आपकी जो वेट लॉस है उसकी प्रक्रिया तेज हो जाती है और आप तेजी से वेट लॉस करने लगते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या करता है? आपकी कैलोरी को ज्यादा कंज्यूम करना शुरू करता है, कैलोरी बर्न करना शुरू करता है और आपका वेट लॉस चालू हो जाता है। एंड कोलोन क्लिंजिंग के लिए मैं आपको एक जबरदस्त प्रोडक्ट बताने वाला हूं, पूरे भारत में वैसा प्रोडक्ट नहीं, ऐसा प्रोडक्ट बताने वाला हूं, एक सप्लीमेंट जो कोलोन क्लिंजिंग के लिए रामबाण काम करेगा, वो मैं आपको अंत में बताने वाला हूं और पूरी नेचुरली करेगा, बिकॉज उसमें किसी तरीके का कोई प्रिजर्वेटिव, कोई आर्टिफिशियल, कोई तत्व नहीं है और वो आपका ब्रांड में प्रोडक्ट है। तो मैं उस पर आऊंगा। आगे बढ़ते हैं। वेट लूज करने का एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा और वो स्ट्रेटजी ये है कि कीप अ शेड्यूल फॉर ईटिंग एंड स्लीपिंग। खाने का और सोने का, ये 2 चीज का शेड्यूल रखिए। शेड्यूल का मतलब क्या हुआ कि 15 मिनट का विंडो रखिए, 15 मिनट आगे पीछे चलेगा, उससे ज्यादा का विंडो मत रखिए। और ये बहुत सिंपल है बट वेरी वेरी इफेक्टिव, बहुत प्रभावी है, आप करके देखिए। जिसको वजन कम करना है ये स्ट्रेटजी तैयार करके ट्राई करके देखिए। Eat on the same time, sleep on the same time every day. Eat on the same time, sleep on the same time every day. 15 मिनट इधर उधर हुआ चलता है। कहने का मतलब कि आप यदि लंच खाते हैं 1:30 बजे तो 1:30 बजे खाइए, 1:45 चलेगा, लेकिन 1:30 बजे ही खाइए। डिनर करते हैं 8:30 बजे तो 8:30 बजे, सोते हैं 11 बजे तो 11 बजे। फिक्स कर दीजिए, जितने बजे सोते हैं, जितने बजे जगते हैं और जितने बजे खाते हैं, ये टाइम को फिक्स कर दीजिए। फिक्स करके 60 दिन इस पे बिता लीजिए और आप देखिए चमत्कार, क्या चमत्कार होता है। बिकॉज ये पूरा का पूरा आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उसको समझ में आने लग गया कि इतने बजे आएगा, उतने बजे ही पेप्टिक एसिड, ये इतने बजे ही लार निकलेगा, इतने बजे ही पाचन तंत्र रस बनेगा, उतने बजे ही आपके आमाशय में पेप्टिक एसिड का पाचन अम्ल का स्राव होगा, उतने बजे ही होगा।
कोई एसिडिटी नहीं होगी, कोई वो नहीं होगा, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होगा, सब कुछ प्रॉपर होगा, सब कुछ प्रॉपर होगा। कभी कभी क्या होता है कि आप उपवास मार देते हैं, आप जो है बंक कर देते हैं खाना। जब खाना बंक कर देते हैं तो क्या होता है, अकाल पड़ने की संभावना आपके अंदर में पेट वालों को सताने लगती है। तो वो क्या करता है कि वो विकट परिस्थिति के लिए, भविष्य के लिए जमा करना शुरू कर देता है। उसको कहते हैं फैट डिपॉजिट। आप एक अंदाजा लगाइए कि आप घर में आके पैसे देते हैं अपने बिजनेस से और नौकरी से अपनी मदर को, वाइफ को, किसी को, और जब पैसे देते रहते हैं तो आप 10,000 20,000 जो भी है देते रहते हैं। और यदि आप अनुमान लगाइए कि आप 2 महीना 3 महीना देना बंद कर दें या कम देने लग जाएं, इर्रेगुलर देने लग जाएं, कभी 1,000 दें, कभी 5,000 दें या नहीं दें, तो क्या होगा, उस माता जी को या आपकी वाइफ को ये सिग्नल आएगा कि शायद आमदनी का प्रॉब्लम होने वाला है या प्रॉब्लम दिख रहा है। तो वो क्या करेंगी मालूम है, वो उसी में से थोड़ा सा बचा बचा के, छुपा के रखना शुरू कर देगी। किस दिन के लिए? बुरे वक्त के लिए, बुरे दिन के लिए। दैट इज डिपॉजिट हैपनिंग। शरीर ठीक उसी तरीके से काम कर रहा है। शरीर को जब आप दे रहे हैं खाना 12 बजे, 1 बजे, एक दिन नहीं दे रहे हैं, एक दिन आपने कौन सा वो डाइट प्लान चला दिया था, एक दिन भूखे रह गए, एक दिन कुछ और किया, शरीर वहां इंतजार कर रहा था, अब खाना टपकेगा, अब खाना टपकेगा, अब टपकेगा, टपका ही नहीं यार। तो वो बोला कि अरे यार, लगता है कि कल भी नहीं टपका, आज भी नहीं टपका, इसका मतलब लगता है अकाल पड़ने वाला है। अब जब टपका तो पहले इसका डिपॉजिट जमा करो, पहले डिपॉजिट जमा करो। तो ये फैट डिपॉजिट जमा करने लग गया। क्यों डिपॉजिट जमा कर रहा है? क्योंकि जब विकट परिस्थिति आएगी तो ये फैट जला जला के काम करेंगे। इस तरीके की चीजें, इसलिए आप टाइमिंग का ख्याल रखें। और आगे बढ़ते हैं। एक और नुस्खा है कि आप राइट सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, वेट के लिए राइट सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। ये एक बड़ा नुस्खा है। क्यों ऐसा नुस्खा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं जो कि वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत जबरदस्त काम करते हैं। मैं जितने नुस्खे रणनीति बताया उसमें से ये रणनीति भी एक बड़ा रणनीति है। मेथी है, जिंजर है, जिंजर मतलब आपका अदरक है, गार्सिनिया कैम्बोजिया है, जिनसेंग है, नोनी है, ग्रीन कॉफी है, टर्मरिक है, हल्दी जिसको कहते हैं, करक्यूमिन उसमें से निकलता है, ब्लैक पेपर है जिसको काली मिर्च कहते हैं, गार्लिक है, लहसुन जिसमें से एलिसिन निकलता है, करक्यूमिन है, क्यूमिन है, क्यूमिन मतलब जीरा, आपका कार्डमम है जिसका मतलब इलायची होता है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जायफल, जावित्री, आपका पुनर्नवा है, आपका अजवाइन है, आपका नींबू है, आपका हनी है जिसको आप क्या मधु कहते हैं, शहद कहते हैं, गुग्गुल है, विजय सार है, साइनामॉन है जिसको कि आप क्या कहते हैं, वो लकड़ी जैसी होती है, सिनामॉन को क्या कहते हैं, दालचीनी है, ब्लैक सीड है, काले रंग का जो होता है ब्लैक सीड, कलौंजी जिसको कहते हैं। ये सारा का सारा और इसके जैसे और 10, 20, 50 सामान ऐसे हैं आयुर्वेद में, यूनानी में, सिद्धा में, TCM में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में, जो कि बहुत ज्यादा जबरदस्त रूप से आपके वेट लॉस में काम करते हैं। लेकिन वो उतनी मात्रा में, उस समय में, उस फॉर्म में, उस शुद्धता के साथ ली जानी चाहिए जो हम नहीं लेते, जिसको कि हमने उस दिन समझा था कि एक्सट्रैक्ट क्या होता है और हल्दी का पाउडर क्या होता है और एलिसिन का एक्सट्रैक्ट क्या होता है और लहसुन क्या होता है। तो उस तरीके से, इसीलिए सप्लीमेंट में यदि क्वालिटी सप्लीमेंट है और सब कुछ डाला हुआ हो तो वो उस तरीके से मिलेगी। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट